नमस्कार। नई दिल्ली के भारत मंडपम से यहाँ चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा एआई जमावड़ा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और आज 18 फरवरी समिट का तीसरा दिन है। और यहाँ का माहौल मतलब शब्दों में बताना मुश्किल है, एक अलग ही ऊर्जा है। 70,000 से ज्यादा लोग, 45 देशों के लीडर्स, सब एक ही छत के नीचे। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, सही कह रहे हैं आप। ये भविष्य की एक झलक जैसा लग रहा है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन बड़ी घोषणाओं के असल मायने क्या हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ये एक आम इंसान की जिंदगी पर कैसे असर डालेंगी। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत आज की सबसे धमाकेदार खबरों से करते हैं। पैसे और पाइपलाइन दोनों की बात हुई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बहुत बड़ी पहल का ऐलान किया है, इंडिया अमेरिका कनेक्ट। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। ये एक $15 अरब का निवेश। 15 अरब डॉलर? जी। और इसके तहत ना भारत को सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ा जाएगा। मतलब समुद्र के नीचे से केबल बिछाकर? हाँ, नए सब्जी केबल रूट। आसान शब्दों में कहें तो ये एआई सेवाओं के लिए एक सुपर हाईवे बनाने जैसा है। एक सुपर हाईवे जो भारत और दक्षिणी गोलार्ध के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ गूगल ही नहीं, निवेश की जैसी बाढ़ आ गई है। सही कहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ बहुत बड़े आंकड़ों का जिक्र किया। हाँ, 200 अरब डॉलर। बिल्कुल। अगले 2 सालों में भारत के एआई स्टैक में इतने निवेश की संभावना जताई गई है। एआई स्टैक मतलब इसमें क्या क्या शामिल है? सिर्फ सॉफ्टवेयर? नहीं, एआई स्टैक का मतलब है पूरी नींव। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेमीकंडक्टर है और इन सबको चलाने के लिए ऊर्जा भी। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। और यहाँ के स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ खास है क्या? क्योंकि सारी बातें तो बड़ी कंपनियों की हो रही हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। इंडिया डीप टेक अलायंस यानी IDTA, उसने खास तौर पर भारतीय एआई स्टार्टअप्स के लिए अगले 3 सालों में $1 अरब का एक फंड देने का वादा किया है। $1 अरब सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए? हाँ, एक समर्पित फंड। और इसके अलावा योटा डेटा सर्विसेज ने एनवीडिया के साथ मिलकर एक और बड़ी घोषणा की है। मैंने सुना एशिया का सबसे बड़ा एआई कंप्यूटिंग हब बनाने की बात हुई है। और वो भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्लैकवेल अल्ट्रा चिप्स के साथ। कमाल है। ये सच में गेम चेंजर है। ठीक है, तो इतना सारा पैसा और टेक्नोलॉजी आ रही है, ये तो साफ है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? मैंने सुना है कि पूरा समिट 3 सूत्रों या स्तंभों पर टिका हुआ है। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भारत का विजन है। पहला सूत्र है पीपल, यानी लोग। हाँ, इसका फोकस समावेशी विकास पर है। मतलब टेक्नोलॉजी का फायदा किसानों, बुनकरों और छात्रों तक पहुंचे। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई असल उदाहरण भी है? बिल्कुल। टाटा एआई सखी प्रोग्राम को ही ले लीजिए। इसमें ग्रामीण महिलाएं अपनी स्थानीय भाषाओं में एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, मतलब अपनी बोली में? हाँ, अपनी बोली में। वो खेती से लेकर सरकारी योजनाओं तक कुछ भी पूछ सकती हैं। और दूसरा सूत्र प्लैनेट से जुड़ा है, मतलब पर्यावरण? जी, एआई का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी हो रहा है। और इसके भी बहुत ठोस उदाहरण सामने आए। जैसे मौसम जीपीटी। ये किसानों को उनके गांव के हिसाब से, मतलब एकदम व्यक्तिगत मौसम की सलाह देता है। और ब्रह्मा सतर्क, ये नाम भी मैंने सुना। हाँ, ब्रह्मा सतर्क। ये एक ऐसी प्रणाली है जो बाढ़ की भविष्यवाणी कर सकती है और इससे जाने और आजीविका दोनों बचाने में मदद मिलती है। तो ये सच में जमीन पर असर डाल रहा है। बिल्कुल। और तीसरा सूत्र है प्रोग्रेस, यानी प्रगति। हाँ, ये आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में लगता है। एकदम सही। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ एआई का उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, अब वो निर्माता बन रहा है। आत्मनिर्भर एआई। हाँ, देश में 12 स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल विकसित किए जा रहे हैं और भारत की जीपीयू कंप्यूटिंग क्षमता का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। तो इन सबका निचोड़ क्या है? मतलब एक आम भारतीय, एक युवा डेवलपर या एक छोटे कारोबारी के लिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे है एआई का लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटाइजिंग एआई। लोकतंत्रीकरण? हाँ, भारत एआई कॉमन्स मॉडल को बढ़ावा दे रहा है। इसका लक्ष्य है कि कंप्यूटिंग पावर और डेटा सेट सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों की जागीर ना रहें, बल्कि स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए भी सस्ते और सुलभ हों। बिल्कुल। यहाँ तक कि जीपीयू सिर्फ 65 रुपए प्रति घंटे की दर पे उपलब्ध कराने की बात हो रही है। 65 रुपए प्रति घंटा? ये तो सच में गेम चेंजर है ना?
और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका में क्या बदलाव आ रहा है इससे? भारत खुद को ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। विकासशील देशों के लीडर के तौर पर। जी, भारत एक विश्वसनीय और संप्रभु यानी ट्रस्टेड एंड सॉवरेन टेक स्टैक की वकालत कर रहा है, जो विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को पाट सके। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के साथ खतरे भी तो आते हैं। बिल्कुल आते हैं। जैसे डीप फेक और प्राइवेसी, इन मुद्दों को लेकर क्या चर्चा हुई? ये एक बहुत ही अहम मुद्दा था। जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर बहुत जोर दिया गया। अच्छा। एआई से बने कंटेंट पर वाटरमार्किंग की जरूरत पर बहुत चर्चा हुई, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो जो देख रहे हैं वो असली है या नकली। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और साथ ही यूजर्स को हानिकारक सिंथेटिक मीडिया से बचाने के लिए सोशल मीडिया के लिए उम्र आधारित प्रतिबंध लगाने की भी बात हुई। तो सेफ्टी पर भी पूरा ध्यान है? पहली शर्त वही है। वैसे इन सब गंभीर चर्चाओं के बीच एक थोड़ी अजीब और विवादास्पद घटना भी सामने आई। हाँ, आप उस रोबोडॉग विवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। क्या हुआ था वो? गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को अपना स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया। उन पर आरोप ये लगा कि उन्होंने एक चीनी निर्मित रोबोट डॉग को अपना आविष्कार बताकर पेश कर दिया था। अरे! हाँ, और इस पर आईटी सचिव ने बहुत साफ कहा कि सरकार असली इनोवेशन को प्रोत्साहित करती है, साहित्यिक चोरी या नकल को नहीं। ये नवाचार की प्रामाणिकता पर एक कड़ा संदेश था। मतलब प्रगति का मतलब नकल नहीं, मौलिकता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि भारत सिर्फ एआई क्रांति का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि उसे एक नई दिशा दे रहा है। एक ऐसी दिशा जो समावेशी, सस्ती और जिम्मेदार हो। शायद इसीलिए जनता की इतनी दिलचस्पी है कि समिट एक्सपो को एक दिन और बढ़ाकर शनिवार 21 फरवरी तक कर दिया गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोड और एल्गोरिदम के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उस तकनीक का इस्तेमाल अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए। इस पूरी बातचीत से एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आ रहा है। पूछिए। यहाँ कहा जा रहा है कि एआई की कंप्यूटिंग शक्ति वो पानी और बिजली की तरह आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, यही लक्ष्य है। तो जब ऐसा होगा तो व्यक्तिगत स्तर पर नवाचार की अगली बड़ी लहर क्या होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। और क्या अगला बड़ा आविष्कार किसी बड़े शहर की हाईटेक लैब से आएगा या भारत के किसी छोटे कस्बे में बैठे एक युवा के दिमाग से, जिसके पास अब दुनिया के सबसे अच्छे टूल्स होंगे? हाँ, इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।